देखिए आज के वीडियो में बात कर रहे हैं बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग की, जिसमें से एक अनुप्रयोग मैंने कल करा दिया है और वो था सीमित लंबाई के किसी धारावाही चालक के कारण उसके पास के बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। मान लीजिए ये आपका सीमित लंबाई का तार था और इससे a दूरी पर ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड B निकालना चाहते थे। उसके लिए इसकी बाउंड्रीज गिवन थी। ये वाला एंगल आपको φ1 दे रखा था नीचे वाला, और ऊपर वाला जो एंगल था उसको आपको φ2 दे रखा था। और इसका हम डेरिवेशन करके ले आए थे कल, और वो डेरिवेशन आपका निकल के आया था B म्यू नॉट I अपॉन 4πa ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2। ये फॉर्मूला आपका डाइव होकर के आ गया। अगर कभी आपसे इस तरह आ जाए ये डेरिवेशन, कल भी मैंने उसकी चर्चा की थी, आज फिर एक बार बता रहा हूँ, फिजिक्स तो केवल बायो-सैवर्ट का नियम लगाया, बाकी जो भी काम हुआ वो ज्योमेट्री और इंटीग्रल सॉल्व करने का काम हुआ, और खासकर जो मेन काम था वो इंटीग्रल में वेरिएबल को बदलने वाला काम था। और आपने उसे अच्छी तरह से समझ लिया कि किस तरीके से हमने वेरिएबल चेंज किए और इंटीग्रल को सॉल्व करके हम ले आए, और सॉल्व करने के बाद b की वैल्यू ये निकल करके आए। तो आप इतना कर देंगे, अगर सीमित लंबाई के तार से पास के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने की बात करता है। अब इस फॉर्मूले के बाद हम कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ ली जाती है। पहली कंडीशन फर्स्ट, मान लीजिए हम ये कह रहे हैं भाई ये जो तार है हमारा ये अनंत लंबाई का है, तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो तार अगर अनंत लंबाई का लोगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लंबाई नीचे की तरफ ऐसे चली जाएगी और ऊपर की तरफ ऐसे चली जाएगी। अब क्या होगा, जब आप उस तार के किनारों से इसको मिलाओगे तो φ1 और φ2 की वैल्यू बदल जाएंगी, और बदल के क्या हो जाएंगी ये हमें समझना है। यानी तार अगर हमारा अनंत लंबाई का है, यदि तार अनंत लंबाई का है, तो तार अनंत लंबाई का है, इसका मतलब आप इस पॉइंट को ऐसे करके मिलाओगे। लेकिन अब ये तो यही मिल गया, कहां मिलाना है, अनंत पे, और अनंत का मतलब होता है दो समांतर रेखाएं। इसका मतलब ये लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी, और सीधी होने का मतलब φ1 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और ऐसे ये वाली भी अनंत पे जाके मिलने का मतलब φ2 की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर तार को अनंत लंबाई का मान करके चल रहे हैं तो φ1 = 90 डिग्री एंड φ2 = 90 डिग्री, और φ1 और φ2 की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में लगाओगे, वो अनंत लंबाई की तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकल करके आ जाएगा। तो इसके लिए B = म्यू नॉट I अपॉन 4πa sin 90 प्लस sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 से ये 4 2 टाइम्स, तो b की वैल्यू निकल के आ गई म्यू नॉट I अपॉन 2πa। 4 जो है वो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 2 बार कट गया। सही है भाई। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है आपके लिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल और ज्यादातर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इस तरह के इसी फॉर्मूले पर पूछे जाते हैं। यानी अब ये तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए कि अनंत लंबाई के तार की वजह से किसी पॉइंट पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र निकाले तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2πa। आप सोचेंगे कि म्यू नॉट की वैल्यू कहां से लाएंगे, तो उसके लिए आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू पता है। म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। अगर कभी तुम्हें 2π की जरूरत पड़े तो यहां से 2 को इधर ले जाना मल्टीप्लाई में, तो म्यू नॉट अपॉन 2π हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, 10⁻⁷। सही है ना। या कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ बुकों में क्या है, फॉर्मूले को हमेशा म्यू नॉट अपॉन 4π के टर्म में लाने की कोशिश की जाती है। तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, आप म्यू नॉट अपॉन 4π लाना चाहते हो यहाँ पे, और ये 2π है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो भाई। लेकिन 2 का मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π और 2I अपॉन a, ये बन जाएगा। लेकिन याद आप इसी को रखो, ठीक है। ये तो लिखने का तरीका है वो आप समझ गए। दूसरी एक और बात, ये तो हमने a दूरी मान करके चले थे तब a कह रहे हैं। अगर आप r दूरी मान करके चलोगे तो फिर क्या कहोगे, यहाँ पे
आर कहोगे। सही है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर तार अनंत लंबाई का होगा तो कितना आना है। एक बात और याद रखिए, क्योंकि अनंत लंबाई के तार की वजह से अगर डेरिवेशन पूछे कि भाई हमारा अनंत लंबाई का तार है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, उसका फॉर्मूला ड्राइव करके लाइए, तो फिर इससे मत करना। यानी इसके लिए फिर पता है क्या करना पड़ेगा, पहले इस फॉर्मूले को ड्राइव करना पड़ेगा, और जब ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा तब ये कंडीशन लगा करके तब ये सॉल्व करके लाओगे तो लेंथी हो जाएगा। उसे सॉल्व करने का आगे तरीका आएगा जो कि एम्पियर सर्कल लॉ पर होगा, एम्पियर के परिपथीय नियम पर होगा, केवल 4 लाइन का, और 4 लाइन में ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव होकर के आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए डेरिवेशन आ जाए तो फिर आपको इस तरीके से उसको सॉल्व नहीं करना है, वो मैं तरीका आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल बस आप फॉर्मूले को ध्यान रखिए। दूसरी बात, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि भाई तार अनंत लंबाई का है, तब आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो उसकी वजह से, और कहीं बीच में पॉइंट है। दूसरा केस जो मैं लेके चल रहा हूं ये है, तार अब भी अनंत लंबाई का है, लेकिन जिस बिंदु पर हम निकालना चाहते हैं वो बिंदु तार के किनारे की तरफ है, यानी वो जो बिंदु है ये P, वो यहां पर है, अब यहां पर है P बिंदु, और तार आपका अनंत लंबाई का है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस केस में आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या निकल के आएगा, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा आपको। यानी हम तार के किनारे पर निकालना चाहते हैं, किनारे से दूर, जैसे ये आपका तार है, तो यहां निकालना चाहता हूं मैं P पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू। तार अब भी अनंत लंबाई का, डॉट डॉट दिखा सकते हो। तो अब किनारे पे जब निकालोगे तो क्या होगा, अगर आप नीचे मिलाने की बात कर रहे हैं तो ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो φ1 तो नीचे लेते थे हम, तो φ1 की वैल्यू तो 90 डिग्री होगी भाई इस केस में, तो φ1 तो आपका इस केस में क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब बात आएगी φ2 की, तो φ2 किसको कहते थे, φ2 दूसरे पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे, अब इस बिंदु से आप ऐसे मिलाओगे तो ये तो 0 डिग्री हो गया। भाई एंगल कैसे होता है, अगर ये थोड़ा ऊपर होता तो आप ऐसे ले जाते तभी तो एंगल बनता, लेकिन ऐसे ही आ गया तो एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो φ2 की वैल्यू इस केस में, φ2 की वैल्यू इस केस में 0 डिग्री हो गई। यानी अगर आप अनंत लंबाई के तार की वजह से उसके एक किनारे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो तो सिचुएशन ये बन गई। अब आप दोबारा से, तब B = μ0I अपॉन 4πA sin 90 प्लस sin 0। sin 0 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1। इसका मतलब B की वैल्यू निकल के आ गई μ0I अपॉन 4πA। ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया आपका। क्या दिख रहा है इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या अंतर लग रहा है भाई, इसमें नीचे 2π आ रहा है, इस पे नीचे 4π आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू डबल है और वो वैल्यू उसकी आती है। तो कुल मिला के जो रिजल्ट आया ना, वो रिजल्ट ये है कि अगर हम किसी तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो बीच में अगर किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं, वो जो होता है किनारे पर निकाले गए बिंदु के का डबल होता है, उसका 2 गुना होता है। ये बात आप याद रखोगे, कभी कभी ऐसी चीज भी पूछ ली जाती है। तीसरा पॉइंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कई बार पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में, कि जिस बिंदु पर हम निकालना चाहते हैं वो बिंदु तार के ऊपर है, यानी ये हमारा तार था और हमारा जो P पॉइंट है वो अब यहीं पर है। अब पूछना चाहता है कि अब बताइए, ये धारावाही चालक है, बिंदु धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन अब चुंबकीय क्षेत्र उस तार पे ही निकालना चाहते हैं। एक बात बताइए, जब आप तार पे निकालोगे तो वास्तव में R किसको लेते थे हम भाई, बायो-सैवर्ट लॉ जो होता था μ0/4πI dl sin θ/r², सही है ना। तो IDL, अब एलिमेंट ले रहे हो, उधर R लेते थे, ऐसे करके तो ले जाते थे उस पॉइंट को, तो इस वैल्यू को R लेते थे, तो इस केस में तो R की वैल्यू भी क्या हो गई, साथ के साथ दूसरी बात और बताओ, ये जो एलिमेंट के साथ में एंगल बनता था थीटा, जब उधर गया ही नहीं तो एलिमेंट भी नहीं रहा वहां पे, मतलब एंगल भी नहीं बना। इसका मतलब उस केस में तो dl क्रॉस r कैप निकालोगे तो dl क्रॉस r कैप यानी dl sin थीटा की वैल्यू भी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल के आया वो 0 आ गया। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, यानी किसी भी धारावाही तार की वजह से उस तार पर ही आप चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो वो शून्य होता है। तो इस तरह से मैं 3 कंडीशनों की बात कर रहा था, वो 2-3 कंडीशन आपकी हो गई जो आपको समझ के रखनी है, और साथ के साथ ये फॉर्मूला फाइनाइट लेंथ वाला हो गया, निश्चित लंबाई वाला, और अनिश्चित यानी अनंत लंबाई के तार की वजह से फॉर्मूला आपका ये वाला हो गया। इसको भी आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प आपकी करने वाला है।
अब मैं बात करता हूं दूसरे एप्लीकेशन की। देखिए 3 एप्लीकेशन है इसकी, जिसमें से एक एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं, और दूसरा एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और वास्तव में वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीमित लंबाई वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा गया है एग्जाम में, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में लगभग एक सेट में हर बार पूछा जाता है, इसलिए बोर्ड के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो है क्या, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यानी आप अब चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, ठीक है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। और बहुत आसान है, केवल 3-4 लाइन का है। यानी हमें एक धारावाही लूप पे रखी है, लूप की जगह पे अगर कुंडली वर्ड आ जाए तो भी परेशान मत होना, कुंडली और लूप लगभग एक ही चीज है, बस अंतर क्या होता है उसको मैं समझा देता हूं। आपने एक तार लिया और तार को ऐसे मोड़ करके एक बार चक्कर लगा दिया, इसको बोल देते हैं लूप। और आपने एक लंबा सा तार लिया और लंबे से तार में बार बार मोड़ करके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए, तो उसको कह देते हैं कुंडली। सही है। और वैसे लूप कह दे चाहे कुंडली कह दे, बात एक ही है, कोई उसमें अंतर नहीं। तो हमने मान लिया भाई कोई एक धारावाही लूप है जिसकी त्रिज्या है r, या आप चाहो तो a भी मान सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। r मानना चाहते हो तो r मान लीजिए, तो हमने r मान लिया। तो एक धारावाही लूप है जिसकी त्रिज्या है r, और उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, और वो भी कैसे दिखाई दी हमने, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसको बोलते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, यानी एक ऐसी कॉइल, ऐसी कुंडली, ऐसी लूप जिसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब आप इसके केंद्र पे, केंद्र को O मान लिया, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, यहाँ पे V को कैलकुलेट करना चाहते हो आप। हमने अभी तक तो भाई बस एक ही चीज पढ़ी है, वो है बायो-सैवर्ट का नियम। और बायो-सैवर्ट का नियम बताता है एक अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब आपको एक अल्पांश लेना पड़ेगा। पिछले डेरिवेशन में भी यही किया था कि अल्पांश लिया था। तो हमने मान लीजिए कहीं भी एक यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया, ये एक धारा अल्पांश। अच्छा, धारा खाली अल्पांश की जगह कभी कभी धारा अल्पांश भी बोल देते हैं। धारा अल्पांश का मतलब होता है कि ऐसा छोटा सा लंबाई लेना जिसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रही है। तो भाई विद्युत धारा तो चली रही है, तो आप इसको धारा अल्पांश भी कह सकती हो। और लेंथ मान ली इसकी dl, तो dl लेंथ का धारा अल्पांश आपने ले लिया। अब क्या करते हैं, जहां पे निकालना है इससे उसको मिला दिया, और ये दूरी क्या हो गई भाई, उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो गई यार। इधर अल्पांश के साथ इस दूरी को मिलाते थे तो उसके कोण को क्या मान के चलते थे हम, थीटा। तो थीटा की वैल्यू भी कितनी हो गई अब यहाँ पे 90 डिग्री हो गई। अब आप इस अल्पांश की वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे पहले, और फिर कर देंगे उसका इंटीग्रल। तो फिर आप लिख दोगे धारा अल्पांश के कारण, धारा अल्पांश के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अल्पांश है तो छोटा होगा, तो dV म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। पहले तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, मैंने पहले बस बायो-सैवर्ट का नियम लिख दिया है आपके लिए। अब आप लगाइए वैल्यू dV म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin कितना है 90 डिग्री अपॉन r को r ही माना, चलिए r स्क्वायर। sin 90 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1, sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो dV की वैल्यू निकल के आ गई म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई और dl अपॉन r स्क्वायर। अब आप कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसका कर देंगे इंटीग्रल। तो आप इसका इंटीग्रल कर दो, तब कुल चुंबकीय क्षेत्र, इसका समाकलन कर दिया तो इधर तो b आ जाएगा और इधर इंटीग्रल हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl अपॉन r स्क्वायर।
तो सबसे पहले तो भाई जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालो, जो जो चीज कांस्टेंट दिख रही है उसे बाहर निकालेंगे आप। तो देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, और वास्तव में यहाँ पे आर स्क्वायर भी कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है आर स्क्वायर? क्योंकि देखिए आप अल्पांश यहाँ लोगे तब भी ये दूरी आर रहेगी, आप यहाँ लोगे तब भी दूरी आर रहेगी, यहाँ लोगे तब भी दूरी आर रहेगी, यानी वृत्त की परिधि पर अल्पांश को आप कहीं भी ले लो, आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए आर भी यहाँ पे नियतांक है। तो जो नियतांक होते हैं वो इंटीग्रल से बाहर आगे आ गया इंटीग्रल डीएल। इंटीग्रल डीएल इसका क्या मतलब होता है? देखिए दो चीजें थी, या तो आप लिमिट लगाते, या तो इंटीग्रल करते समय आप लिमिट लगाते, और या लिमिट नहीं लगा रहे तो इंटीग्रल डीएल का मतलब होता है, आपको ध्यान हो तो ऐसा गॉस थ्योरम में भी बहुत आया था, लेकिन वहां डीएल ना आकर के डी ए आता था, इंटीग्रल डीए, यानी वहां जो एरिया हम लेते थे एलिमेंट का, उसका मतलब है इंटीग्रल का उसका पूरा एरिया, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल डीएल का मतलब है जिस पर अल्पांश लिया है उसकी पूरी लंबाई। भाई डीएल क्या है? छोटी सी लंबाई, और इंटीग्रल कर दिया इसका मतलब पूरी लंबाई किसकी? जिस पे अल्पांश लिया है उसकी। अल्पांश किस पे लिया है? परिधि पर, इसका मतलब वृत्त की परिधि की पूरी लंबाई। तो वृत्त की परिधि की पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। ठीक है, तो इस तरह से। या फिर दूसरा तरीका ये था कि आप ये कहते कि भाई हम पहले से ही लिमिट लेके चले। अब लिमिट क्या लेते, कहाँ ले रहे हो आप इसको? परिधि पर, तो परिधि इस जगह पे लिए तो परिधि की वैल्यू कहाँ तक बढ़ेगी? 2 पाई आर तक, तो लिमिट हो जाती 0 से 2 पाई आर। ये भी कर सकते कि कोई परेशानी नहीं, या जैसे चाहो वैसे कर लो, कोई परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई आर। एक आर से आर कैंसिल, और 2 पाई से ये 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल, तो b की वैल्यू निकल के आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है। और देखिए एक चीज और बता दूं, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कौन कौन से फॉर्मूले में, अनंत लंबाई के कारण जो तार वाला फॉर्मूला है, और ये वृत्ताकार कुंडली के केंद्र वाला फॉर्मूला है। दोनों को समझने की कोशिश करो क्या अंतर है। अनंत लंबाई वाला जो फॉर्मूला आया था, b की वैल्यू आई थी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और r। वैसे a आया था वहां पे, लेकिन दूरी को r मान रहे हो तो 2 पाई r। और यहां जो आया b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यानी पाई का डिफरेंस है। तो अब कोई ना कोई ट्रिक अपनी आप याद रखिए कि भाई अनंत लंबाई वाले में तो नीचे पाई आता है, और वृत्ताकार कुंडली वाले में नीचे पाई नहीं आता है। ऐसे करके ध्यान, जिससे कि गलती, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, उसके फॉर्मूले को उसमें अप्लाई कर देते हैं, उसके फॉर्मूले को उसमें अप्लाई करते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए ध्यान दीजिए, वहां म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है, इसमें म्यू नॉट आई अपॉन केवल 2r है। ठीक है, दूसरी एक और बात, अभी क्या हुआ भाई, अभी तो आप ये मान के चले थे कि इसमें चक्करों की संख्या क्या है? 1 है। कुंडली में एक ही तार को मोड़ा गया है ऐसे करके, तो आपका b इतना आया निकल करके। अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि यदि कुंडली में चक्करों की संख्या या फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो एक चक्कर की वजह से इतना है, तो 2 चक्करों की वजह से मल्टीप्लाई बाई 2, 3 चक्करों की वजह से मल्टीप्लाई बाई 3, और n चक्करों की वजह से मल्टीप्लाई बाई n। तो आप लिख सकते हो यदि कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों से मतलब तार के जो चक्कर है की संख्या कैपिटल N है, तब जो b का फॉर्मूला होगा b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल Ni अपॉन 2r। ये ध्यान रखना है, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप फिर इसको यूज करोगे। अगर फेरों की संख्या दे रखी है तो n का मल्टीप्लाई करके उसको यूज करते हुए दिखाओगे, और ये डेरिवेशन ऊपर के आपका आ गया। बड़ा सिंपल चीज है, बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है, एलिमेंट जो लिया उसके लिए आप उसको लगा करके केवल इंटीग्रल करना है, अपने आप सॉल्व होकर के आ जाता है। अब यहाँ थोड़ी सी अब हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई हम ये बता रहे हैं कि एक धारावाही जो कुंडली है या एक वृत्ताकार जो लूप है, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का मतलब एक तरह से चुंबक की तरह बिहेव कर रही है, और चुंबक की तरह बिहेव कर रही है। तो चुंबक में, हालांकि अभी तक हम आपको बताया नहीं है ये चीजें, आगे चल के पढ़ोगे आप, पर फिर भी इतना तो 9th और 10th में आप पढ़ करके आते हो कि भाई चुंबक के अंदर तो 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल।
तो पहली बात पोलों के डिटर्मिनेशन की बात भी की जाएगी। दूसरी बात, ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है बी, इसकी दिशा किधर होगी? केंद्र पे ही तो निकाला है ओ पे, तो उस ओ पे उसकी दिशा किधर होगी? उस दिशा की भी बात हमको करनी है। और मैंने यही बात कही थी आपसे, जब भी आपको परेशानी होगी वो डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहले मैं इस बात करता हूं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने की, कि भाई यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो दिशा क्या है, उसकी बात हम करते हैं। देखिए, बी की दिशा की बात करता हूं। बी की दिशा, एक बात बताइए, एक धारावाही चालक के कारण आपने बी की दिशा निकालने के नियम पढ़े हैं। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के दो नियम पढ़े हैं आपने। एक नियम था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और एक नियम था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। वो यहां भी अप्लाई होंगे। अप्लाई करने के लिए मान लीजिए पहले मैं दाएं हाथ के हथेली के नियम को, क्योंकि ये सबसे सिंपल नियम पड़ता है, इसको आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन सभी उंगलियों को उस बिंदु की तरफ कर दो जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मान लीजिए आप यहां से दिखाना चाहते हो, इसको कहीं से दिखा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस जगह से दिखाना चाहते हो तो सभी उंगलियां मैंने उस केंद्र की तरफ कर दी, लेकिन अंगूठा किधर होना चाहिए? धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा भी ऐसी ही है, इसका मतलब अब सेटिस्फैक्शन सही बैठ रहा है। हथेली किधर आ रही है? अंदर की तरफ। इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई क्रॉस। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। बता चुका हूं पहले, एक बार फिर समझ लीजिए। अगर कहीं क्रॉस लिखा होता है इसका मतलब दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर, और अगर डॉट है तो दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर। आप कहेंगे साहब हम तो यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालना चाहते, चलो भाई यहाँ से निकाल दो। आप इस जगह से देखना चाहते हो, इसमें धारा की दिशा यहाँ दिखा रखी है, तो यहाँ से देखना चाहते हो तो फिर से सभी उंगलियां उस बिंदु की तरफ और अंगूठा धारा की तरफ। दिशा किधर आ रही है? अंदर की तरफ। कहीं से भी निकाल लेना, दिशा एक ही तरफ आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगा करके ही दिशा को निकाल सकते हैं। दूसरी बात, आप कहेंगे सर दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकाल करके दिखाइए, चलिए उसको भी ट्राई कर लेते हैं। उसमें क्या था, तार को हम इस तरह से पकड़ते थे कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तो आप अब इसको पकड़ोगे ऐसे करके, जब आप इसको ऐसे करके पकड़ोगे तो इस तार के सेंटर तो इस तार के इस साइड में आ रहा है, तो अब बताओ इस साइड में उंगली किधर जा रही है? अंदर की ओर। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर की ओर। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि हम तो वो निकालना चाहते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को। तो अगर आप किसी कुंडली की वजह से, ये मान लीजिए ये कुंडली है आपकी एक धारावाही कुंडली, आप कहोगे सर इसमें धारा कहां से आ जाती है, ये तो आप गोल कर देते हो। उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करके इसको बैटरी लगा देते हैं। हम यहाँ पे ये बैटरी लगा दी, ये आगे से धारा चाहो तो भी लगा दो, ये विद्युत धारा यहाँ से चली इधर पहुंच गई और इधर से आकर के आ गई। ऐसे बना के रखते हैं उसको, सही है ना? तो ये अब आप इस धारावाही कुंडली की वजह से बल रेखाओं का प्रदर्शन दिखाना चाहते हो, तो बल रेखाओं का प्रदर्शन तो सबसे अच्छा तरीका यही है दाएं हाथ के अंगूठे का लिए। इसका मतलब अगर यहां देखोगे तो मुड़ी हुई उंगली चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। तो ये और इसमें ऐसे करके तो ये दिशा दिखाओगे और इधर बाहर की तरफ दिशा दिखाओगे। बात समझ रहे हो ना? ऐसे ही अब यहां आ जाओ, यहां भी आपको दिखाना होगा, तो यहां भी मुड़ी हुई उंगली, लेकिन अभी दिशा के बारे में बात करेंगे। ऐसे करके अब आपने अपनी बात में इसको कैसे पकड़ा है? ऐसे पकड़ा है ना, लेकिन ये उंगली तो अब भी किधर जा रही है? अंदर की तरफ ही जा रही है। इसका मतलब फिर से इसमें अंदर की तरफ। तो क्या देख रहे हैं कि अंदर की तरफ, ये समझ रहे हो ना प्लेन, यानी ये वाला जो कुंडली है, ये वाली कुंडली तो ऐसे है और बाकी जो सर्किल है वो सर्किल ऐसे है। और जब दिखाएंगे तो और इस तरह से ही आएंगे ऐसे करके, हालांकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और उन पे भी दिशा ऐसे ही आएगी। तो कुल मिलाकर के ये चुंबकीय बल रेखाओं का प्रदर्शन आप शो कर सकते हो किसकी वजह से? एक धारावाही कुंडली की वजह से। और ये भी पता चल गया कि भाई इस जगह पे अब ये अंदर की तरफ जा रही है बल रेखा, तो हमारी जो दिशा हो गई वो हो गई क्रॉस, यानी अंदर की ओर। लेकिन ये कब आया है? जब धारावाही कुंडली में हमारी जो धारा की दिशा है वो कैसी थी? क्लॉकवाइज। आप कहोगे सर अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? तो करके देख लेते हैं। चलिए अब की बार एक ऐसी कुंडली बना लेते हैं उसमें धारा की दिशा को एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। अब मान लीजिए आपने एक कुंडली तैयार कर ली और उसमें धारा की दिशा को ऐसे दिखा दिया, ये सेंटर है, ये आर है। अब आप दिशा निकालना चाहते हो कि केंद्र पे क्या दिशा होगी, तो सबसे पहले तो वही हथेली वाला नियम लगा लो।
यहाँ से सही नहीं बैठ रहा है, इधर से लगा लो। वो तो तुम्हारा हाथ जिधर से अच्छा पड़ जाए वहां से लगा दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी उंगली उस बिंदु की तरफ जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो बिंदु O पे निकालना चाहते हैं सेंटर पे, सेंटर की तरफ तब उंगली होगी। अंगूठा धारा की दिशा में, धारा ऊपर की तरफ है, अंगूठा भी धारा की दिशा में होगा। हथेली किधर आ रही है? बाहर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर। आप लोग नहीं चाहते तो इधर से निकालेंगे, इधर से निकालोगे तो हाथ को ऐसे करके घुमाना पड़ेगा कि नहीं घुमाना पड़ेगा भाई, क्योंकि धारा नीचे की तरफ आ रही है। तो हथेली किधर आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है। तो कुल मिलाकर के इस पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई डॉट। डॉट का मतलब बाहर की ओर। और आप एक रजिंट भी जान गए। रजिंट क्या जान गए? कि अगर आपकी कुंडली में धारा की दिशा दिख रही है क्लॉकवाइज, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्रॉस यानी अंदर की तरफ है। और अगर आपको दिख रही है क्या? एंटी क्लॉकवाइज, तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो डॉट यानी बाहर की तरफ। आप एक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब भी कुंडली की बात आएगी बस आपको रट गया कि अगर विद्युत धारा क्लॉकवाइज दिशा अंदर की ओर और एंटी क्लॉकवाइज दिशा बाहर की ओर। ये इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब थोड़ी सी बात एक और आती है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तो दिशा हमने निकाल दी, चलिए ये अंदर की तरफ आ गई और ये बाहर की तरफ आ गई। लेकिन यहीं पर एक चीज और समझ लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है धारावाही लूप या धारावाही कुंडली, इसका मतलब डेफिनेटली ये चुंबक की तरह बिहेव कर रही होगी। भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो वो चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है। तो धारावाही लूप हमारी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंपेरिजन चुंबक से करके देख लेते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, हालांकि वो अगले चैप्टर में आएगा, मैग्नेटिज्म वाले में तब बात करेंगे उसकी। मान लीजिए ये कोई चुंबक होती है आपकी, तो चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और जब आप चुंबकीय बल रेखाओं की बात करते हो तो चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। तो अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होती है, तो आप बताओगे चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की। लेकिन ये यही रुकती नहीं है, बल्कि चुंबकीय बल रेखा क्लोज्ड बंद कर्व बनाती है। इसका मतलब अब आगे साउथ से नॉर्थ की तरफ और जाएगी। मैं अगर पूछे चुंबक के अंदर, तो अंदर दिशा हो गई साउथ से नॉर्थ की तरफ। बात समझा दी थी? इसका मतलब अब अगर हमारी ये लूप जो है चुंबक की तरह बिहेव कर रही होगी, तो हमें ये देखना है कि भाई इस लूप में नॉर्थ किधर होगा और साउथ किधर होगा। ये थोड़ा सा पता लगाना अब जरूरी हो जाता है। पहली बात आपको मैं एक ऐसी समझा दूं, देखिए अगर आप एक कुंडली लेते हैं, मान लीजिए आपने ये कुंडली ली और इसमें धारा की दिशा को आपने दिखाया क्लॉकवाइज। ध्यान देना जरा मैं क्या बात कर रहा हूं। आपने इसमें धारा की दिशा को दिखाया क्लॉकवाइज। कुंडली है आपके पास, ऐसे करके तार है, और चाहो तो उस पर दूसरे दो तारों से ऐसे निशान लगा देना, ऐसे करके बना देना दो जगह पे। अगर एक बच्चा उसको इस साइड से आकर के देखे, मान लो कुंडली हमने यहां रख रखी है, एक बच्चा इधर से देखे तो उसको वो क्लॉकवाइज दिखेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा उसे दूसरी साइड से देखेगा तो वही चीज उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। आप चाहें तो घर पर बैठ के निशान लगा करके उसको चेक कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम यहां से देख रहे हैं सामने से तो ये क्लॉकवाइज दिख रही है, लेकिन इसी चीज को पीछे की तरफ से दिख रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। बात समझ लो कि नहीं? अब बात ये आती है कि भाई इसमें धारा की दिशा क्या होगी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो अभी मैंने बताई है, अगर ये क्लॉकवाइज दिख रही है हमें तो वहां क्या होती है? क्रॉस। इसका मतलब यहां दिशा है क्रॉस, और क्रॉस का मतलब है अंदर की ओर। अब अगर ये चुंबक है तो चुंबक के अंदर ध्यान दीजिए क्या सिचुएशन होती है चुंबकीय क्षेत्र की, साउथ से नॉर्थ की ओर। और आप कह रहे हो इसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये वाला सिरा बन गया साउथ। और अगर इसी चीज को पीछे की तरफ से देखोगे तो वो वाला सिरा बन जाएगा नॉर्थ, क्योंकि दिशा होती है चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। और अब इसमें दिशा ढूंढ रहे हैं हम, तो साउथ अंदर जा रही है तो साउथ इधर होगा हमारा और नॉर्थ उधर होगा। तो इधर से देखने पर तो ये फेस साउथ होगा और उधर से देखने पर ये फेस हमारा नॉर्थ होगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बारे में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज वाला ये हो गया। यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बाहर की तरफ, लेकिन दिशा हमेशा होती है साउथ से नॉर्थ। इसका मतलब अंदर की तरफ तो साउथ होगा और इधर बाहर की तरफ आ रहा है तो इधर से देखने पर क्या होगा? ये इधर से देखने पर ये नॉर्थ होगा और पीछे की साइड से ये क्या होगा? साउथ होगा। तो पोल्स का डिटर्मिनेशन
साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, अब आप उस चीज को समझ सकते हो। और देखो एक और बहुत अच्छी बात बता देता हूं, आप भूल भी जाएं तो भी कोई बात नहीं है। आप पोल्स के डिटर्मिनेशन को अगर कभी भूल जाए तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज याद रखना। मान लीजिए आपकी जो कुंडली होगी, या तो उसमें धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी या धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसके अलावा तो कुछ होगी नहीं भाई, या तो धारा क्लॉकवाइज या धारा एंटी क्लॉकवाइज। आप भूल गए, वैसे भूल जाए तो निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं। पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालें, फिर ये ध्यान रखें कि साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, उसके हिसाब से हिसाब लगा करके पता लगा लेंगे। पर फिर भी आपको जल्दी और आप भूल गए, कोई बात नहीं, आपका मन करे वो लिख देना उस पर। मान लीजिए ये कैसी थी, क्लॉकवाइज, आपका मन किया, आपने कहा ये तो नॉर्थ होगा, नॉर्थ किया, चलो एन बना दिया। आप कहते नहीं हमारा तो मन साउथ का कर रहा था तो साउथ बना के देख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने नॉर्थ बना दिया। अब एक काम करना, इसके सिरों पे एरो के निशान लगा लेना। नॉर्थ बना दिया तो एरो के निशान लगा लो। अब देखो ये एरो के निशान इन निशानों से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, इसका मतलब नॉर्थ नहीं है, ये हटा दो। अब की बात साउथ बना के देखो, अब एरो के निशान लगा दो। अब चेक कर लो कि भाई अब मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं, इसका मतलब ये साउथ है। बात समझ में आ गई? ऐसे यहाँ पर मान लीजिए आपने इसको एन बनाया, थोड़ा एन को इस टाइप से बना लेना जिससे और भी मैच करने में दिक्कत ना आए। अब क्या लग रहा है? मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये नॉर्थ है। और जब इधर से साउथ हो जाए तो पीछे की तरफ से तो नॉर्थ होगा, वो तो जानते ही, उसको तो बात ही नहीं है। और इधर से ये नॉर्थ हो गया तो ये बैक साइड से देखने पर क्या होगा? साउथ होगा। तो कुल मिलाकर के पोल्स का डिटर्मिनेशन भी आप समझ गए। तो दो चीजें समझिए आप, एक तो आपने बताया कि धारावाही लूप चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। अब चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है तो पहली बात दिशा की बात की, तो दिशा तो हम दोनों नियम हमारे पास है, उससे दिशा निकाल सकते हैं। और जब दिशा निकाल ली तो हम दिशा को भी रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमारी धारा जो आ रही है वो क्लॉकवाइज है तो दिशा होती है अंदर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज जो है तो दिशा होती है बाहर की तरफ। अब पोल्स वाली बात है तो पोल्स वाली बात तो आप अब अच्छी तरह समझ गए। वैसे रखने की बात आ गई तो ये आ गई कि अगर आपका ये क्लॉकवाइज है तो ये साउथ है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ है। लेकिन अगर आप इस बात को भूल भी जाते हो तब भी कोई परेशानी नहीं है, आप उसमें बारी बारी से एक बार साउथ बना के देख लेना, मैच कर जाए तो साउथ ही हो गया, नहीं मैच करता है तो नॉर्थ बना के देख लेना, काम कंप्लीट। और जब साउथ और नॉर्थ आ जाएंगे तो तुम दिशा भी निकाल सकते हो दोबारा से। मान लो उस नियम से निकाल करके, क्योंकि दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और साउथ आ गया आपका, नॉर्थ आ गया, उसके हिसाब से आप दिशा भी बता दोगे किधर होगी। तो इस तरीके से ये आपका एक एप्लीकेशन था भाई, बायो-सैवर्ट के नियम का अनुप्रयोग कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर कैसे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं और उसकी दिशा कैसे निकालते हैं। वो टॉपिक आपका कंप्लीट। अब दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, एक सीमित लंबाई की वजह से, सीमित लंबाई वाला जो धारावाही चालक है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, और एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। एक टॉपिक और बचा है, उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे।